ऑलराइट एवरीवन। पिछला देश नायक के बारे में जो हमने बात की थी पिछले एपिसोड में, और आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया क्योंकि काफ़ी शादी अटेंड की हमने इस बीच में। लेकिन फिर भी शुरू करते हैं हम लोग। आज सेकंड एपिसोड है हमारा। पहले पहले एपिसोड के बारे में एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ। पहला एपिसोड अय्यारी, जो हमने बात की, एपिसोड का नाम हमने अय्यारी दिया। अय्यारी का मतलब होता है द अल्टीमेट ट्रिकरी। अय्यार वो व्यक्ति होता है जो कि अपनी वेशभूषा बदलता है, अपने रूप बदलता है किसी खास मकसद के लिए। और जैसा कि हमने देखा पहले एपिसोड में कि नेताजी ने, देश नायक सुभाष चंद्र बोस जी ने कैसे अपने आप को ब्रिटिश जेल से छुड़वाया और उसके बाद हाउस अरेस्ट में आए। फिर वहां से उन्होंने अपने रूप बदले अपने साथियों की मदद से और खुद को जर्मनी तक पहुंचाया। पहले वो अ, जियाउद्दीन बने, जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट था। फिर वो जियाउद्दीन लालपुरी बने, जो कि एक गूंगा बहरा व्यक्ति था। और इस रूप में उन्होंने अफगानिस्तान का बॉर्डर पार किया, इंडिया से अफगानिस्तान गए, सॉरी। और उसके बाद वो ऑलैंडो बने और वहां से वो जर्मनी पहुंचे। आज हम बात करेंगे जर्मनी में नेताजी। नेताजी ने जर्मनी में क्या क्या किया और किस तरह से वो भारत की आज़ादी के लिए लगातार वहाँ प्रयत्न करते रहे। उनको काफ़ी हारों का भी सामना करना पड़ा। हार मतलब उनके प्रयत्न जो वो कर रहे थे, वो उस तरह से फलीभूत नहीं हो पाए जैसा वो चाहते थे। और उनको कुछ फ्रस्ट्रेशन भी हुई क्योंकि जब वो जहाँ चाहते थे तब वो वहाँ पहुँच नहीं पाए। मेरा मतलब जापान का है। वो जब जापान पहुँचना चाहते थे, जर्मन की रेसिज्म, मतलब जो इंडिया के खिलाफ उनका रेसिज्म था, उसकी वजह से कह लीजिए, या हिटलर ने जो शुरुआत में उन्हें एक नेग्लेक्ट किया क्योंकि उस हिटलर की नज़र में इंडियंस की कोई वैल्यू नहीं थी, उसकी वजह से कह लीजिए। तो हम ये सारी चीज़ें इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। और फिर हम ये भी, जो एक दाग सो कॉल्ड है नेताजी पे कि वो डेविल के साथ थे, वो हिटलर के साथ थे, उसके बारे में भी बात करें। तो आज शुरू करते हैं हम बात। और फिर से पिछली बार की तरह सात्विक, आप इस कहानी को शुरू करें, जब नेताजी जर्मनी पहुंच गए वहां से। हाँ, धन्यवाद शशांक। और जैसे कि आपने अंत किया कि एक दाग है कि एक डेविल या एक हंता के साथ उन्हें हाथ मिलाना पड़ा। तो जैसा कि हम आखिरी कहानी में पहुंचे थे कि अप्रैल 1941 में वो बर्लिन पहुंचते हैं तलवार के साथ, और भगत राम तलवार के साथ। तो अब वो अप्रैल 1941 में पहुंच चुके हैं बर्लिन। उन्हें उम्मीद थी कि भाई अब जर्मनी ने साथ दिया है, वीजा मिला है, तो फिर चीजें थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड होंगी। मतलब जिस उद्देश्य से वो आए थे यहाँ पे, वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होगा। बट ऐसा नहीं हुआ। मतलब हिटलर से उनकी मुलाकात नहीं हुई। मतलब जर्मनी के कई ऑफिसर्स उनके सपोर्ट में थे जो उन्हें हेल्प कर रहे थे, जैसे फॉरेन ऑफिस से रिबेनट्रॉप हुए, या इंडियन सेक्शन जो था जर्मनी ऑफिस का, उसमें से एडम वॉन ट्रॉट और उनके सहयोगी अलेक्जेंडर, ये सब समय समय सपोर्ट कर रहे थे। बट हिटलर से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। और बहरहाल इस वक्त, मतलब जो अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध का हाल देखें तो ये था कि शुरुआत में जर्मनी ने काफी गेन्स किए थे। मतलब अपने ब्लिट्सक्रिग की सहायता से, ब्लिट्सक्रिग यानी अचानक से धावा बोल देने की उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, उस वजह से उन्होंने काफी यूरोपियन नेशंस में अपनी धाक जमा ली थी। बट अब गेम थोड़ा चेंज हो रहा था। मतलब जून 41 के आते आते हिटलर ने नया पासा फेंका और सोवियत पे हमला बोल दिया। ये इंडियन पर्सपेक्टिव से, नेताजी के पर्सपेक्टिव से बहुत बड़े फ्रस्ट्रेशन का कारण था। क्यों? क्योंकि वो ये उम्मीद कर रहे थे कि जो यहाँ पे पीओडब्ल्यूज हैं जर्मनी में, उनकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से वो वाया सेंट्रल एशिया होते हुए इंडिया में घुसेंगे और फिर मतलब एक युद्ध होगा। पर ऐसा नहीं हो पाया। मतलब सोवियत के शामिल होने की पूरी संभावनाएं यहाँ पे रद्द हो जाती हैं, क्योंकि हिटलर ने वहां पे धावा बोल दिया है।
उसके पहले तक सोवियत कुछ कह नहीं रहा था, मतलब वो स्लोवाकिया में घुस गए तो कुछ नहीं बोला, फ्रांस में घुस गए तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि पहली विश्व युद्ध में जो भी हुआ, सबको जो नुकसान हुआ, उसके बाद जल्दी कोई युद्ध में कूदना नहीं चाह रहा था। और तो इस रशिया, हम्म सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, रशिया और जर्मनी हम्म के बीच में एक नॉन एग्रेशन ट्रीटी भी थी, तो रशिया हम्म को भी ये था कि जर्मनी आएगा नहीं, जर्मनी एग्रेशन नहीं करेगा। और एक मैं और वो कर दूं कि जब देश नायक पहुंचे जर्मनी, तो उस समय हिटलर उनसे मिलने के बिल्कुल ही खिलाफ था, क्योंकि उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि भारत कभी उसके प्लान में आएगा भी। तो जब तक मतलब उसने अटैक नहीं किया, तो देश नायक को बिल्कुल भी, मतलब बस एक ये था कि भाई ये कभी काम आ सकते हैं। सॉरी, आप फिर आगे बढ़े साथी। कोई बात नहीं, जैसा कि आपने भूमिका दी कि उन्होंने उनको सीरियसली नहीं लिया, वो अपने काफी और प्लान्स में उलझा हुआ था। तो इस बीच नेताजी खाली नहीं बैठे थे। वहाँ पे उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर नाम से एक सेंटर बनाया, और वहाँ पे जितने इंडियन स्टूडेंट्स थे या जितने भी वॉलंटियर हुए जो कि हेल्प करना चाह रहे थे इंडियन मूवमेंट में, उनकी सहायता ली। लेकिन तब तक में वो अभी भी ऑर्लैंडो मजोटा बने हुए थे। ऑर्लैंडो मजोटा जिस आइडेंटिटी से वो आए थे, वो बने हुए थे। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्स की एंट्री होती है, जो कि है आबिद हसन। उनके बहुत ही लंबे समय तक के सहयोगी रहे वो इस लिबरेशन मूवमेंट में, और काफी कुछ क्लोज अकाउंट जो अब हम बात करेंगे, वो उनके द्वारा हमें पता लगते हैं। तो आबिद हसन और उनके प्रिय मित्र एनजी स्वामी, जिन्हें वो प्यार से गोपू कहते थे, तो गोपू की यहाँ एंट्री होती है। तो ये दोनों बहुत खास शख्स हैं, क्योंकि ये दोनों स्टूडेंट्स थे, वहां पे फंसे हुए थे विश्व युद्ध में, और भारत वापस जा नहीं सकते थे। इस बीच में ऑर्लैंडो मजोटा नाम का एक शख्स पहुंचता है, इंडियन मूवमेंट चल रहा है। तो ये दोनों वहां जाते हैं, और सब मतलब गोपू को तो पता होता है कौन है, लेकिन आबिद को पता नहीं होता है, और वो बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज होते हैं सुभाष बाबू को देख के। तो यहाँ पे इनकी एंट्री होती है। फिर जून जैसा में या जैसा कि आबिद आबिद ने एक अकाउंट में बताया भी है कि जब उसे ये था कि ऑर्लैंडो मोजोटा से मिलने जाना है, तो वो उतने एक्साइटेड नहीं था, और वो एक तरह से निग्लेक्ट कर रहे थे कि मैं क्या किसी गोरे से मिलने जाऊं। हाँ, उन्होंने कहा था ये हिज एक्सीलेंसी माय फुट। हाँ, यस। क्योंकि वो और बहुत फिर जब ही उन्हें जज्बाती थे और enthusiastic थे, तो वो इस तरह की भाषा का उपयोग कर लेते थे। पता चला कि ऑर्लैंडो ही देश नायक हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। हाँ, वो बहुत ही प्लेजेंटली सरप्राइज हो गए, क्योंकि वो गांधी जी और उनके मूवमेंट से भी जुड़े थे, तो सुभाष बाबू को पहले से भी जानते थे। तो इनकी एंट्री होती है। तो फ्री ट्रेड सेंटर की मदद से वहाँ पे आजाद हिंद रेडियो का सेटअप होता है। उसके पहले तक फॉर्मली इंडिया से, मतलब इनफॉर्मली तो कांटेक्ट रहता है सुभाष बाबू का, लेकिन फॉर्मली इंडियंस को उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की होती है या संबोधित नहीं किया होता है। तो अब फरवरी 1942 आते आते, जब जापान सिंगापुर पे हमला कर देता है और जीत लेता है, तो सबसे पहला जो उन्होंने एड्रेस किया होता है इंडियंस को, आजाद हिंद रेडियो से उस समय किया होता है, क्योंकि एक्सेस पावर्स अब अपना गेन कर रही होती हैं, और उस समय उनके सबसे बड़े सहयोगी एक्सेस पावर्स ही होते हैं, जो कि शुरू में तो इटली और जर्मनी थे। लेकिन दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर की घटना के बाद जब जापान युद्ध में कूदा, तो फिर जापान के जुड़ने से ये तीन हो गए, और तीनों के सहयोग से उनकी मुहिम और शक्तिशाली होती चली गई। तो एक ये चीज थी, और साथ में उस वक्त जैसा कि आप कह रहे थे कि मेन काम्फ के बारे में आपने जिक्र किया, तो मतलब नेताजी पहले भी यूरोप का दौरा कर चुके थे अपने इलाज के दौरान, और उसके बाद जब वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बने भी, तो भी एक बार यूरोप का दौरा किया। तो नाजी न्यूज़पेपर में भी उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई मैं इन सब विचारधाराओं के खिलाफ हूँ। वो काफी वोकल थे, लेकिन वो काफी हद तक प्रैग्मेटिक भी थे, काफी प्रैक्टिकल भी थे, कि भाई जो सिचुएशन चल रही है मुझे उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं फैसिस्ट पावर्स का विरोध करता हूँ, बट अभी मुझे उनका ही सहयोग मिल रहा है एक एक्सटर्नल दबाव बनाने के लिए, तो मुझे उनका ही सहयोग लेना पड़ेगा।
तो वो अब इस चीज़ को भी तब लेते हुए आगे बढ़े। की बात ये भी है कि सिर्फ एसेस पावर्स आज अटपटा लगता है सुनने में, लेकिन तब मोस्टली जो कंट्रीज जर्मनी के अगल-बगल थीं, या तो वो कम्युनिस्ट थे जैसे रशिया हो गया, यूएसएसआर उस टाइम, और या तो मोनार्क थे जैसे पोर्चुगल हो गया, स्पेन हो गया, ब्रिटेन हो गया, पूरा का पूरा मोनार्की थी। मुझे लगता है जर्मनी भी मोनार्की से हट के अभी फेसिज्म में आया था, और रशिया अभी भी मोनार्की में, वो मोनार्की से हट के वो कम्युनिज्म की ओर आया था। और तो मोस्टली मोनार्क्स ही फेसेस बने थे, या मोनार्क ही टर्न हुए थे, या तो मोनार्की ही थी। अ, तब डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट माइनॉरिटी में था शायद वहां पे। तो इतनी बड़ी बात उस वक्त नहीं थी, जो वो 1947 के एक्चुअली यूएन क्रिएशन के बाद, और ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, दो ब्लास्ट किए अमेरिका ने जापान में, उसके बाद जो जिस हिसाब से फेसिज्म को देखा गया इन, आई थिंक सो, नेताजी के टाइम में, वो उतनी बड़ी बात नहीं थी कि कोई कंट्री या तो डिक्टेटरशिप में है, या तो वो कंट्री क्या कहते हैं मोनार्की में है। और डेमोक्रेसी तो अभी फार फ्रेज्ड कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा खासा था, लेकिन अभी क्या था कि जरूरी नहीं है कि एज मेनी कंट्रीज जो जितनी इस साइड हैं, उस दूसरी साइड भी उतनी कंट्रीज थी। वोटिंग सिस्टम बहुत खराब थे 1920s में ही, अभी अमेरिका में वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले थे। काफी बड़ी लड़ाई भी हुई थी ब्रिटेन में वोटिंग राइट्स के लिए वुमेन के। और स्लेवरी भी एक तरह से उस वक्त इलीगली चल रही थी कई जगह, लेकिन मुझे लगता है अफ्रीका टू साउथ अमेरिका काफी चीजें तब भी प्रॉब्लमैटिक थी। और अमेरिका में भी रेसिज्म काफी हाई लेवल पे था, एक्चुअली और वर्ल्ड में ही। तो और अगर हम ब्रिटेन की भी बात करें, आप कंप्लीट कर लें फिर मैं बोलता हूँ। तो बस बात ये है कि अबाउट द कॉन्सेप्ट जो उन्होंने बात की कि वो फेसिज्म के कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे, वो उस वक्त नेताजी का अपना जो व्यू पॉइंट था वो रख रहे थे। उसके अलावा ऐसा नहीं था कि फेसिज्म कोई नई चीज थी जितनी आज है, या हम जितना, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ये पता चलता है कि क्या क्या एट्रोसिटीज हो रही हैं। तब एट्रोसिटीज का तो शायद किताबों के थ्रू ही, या जो ट्रैवलर्स से जो काफी रिच होंगे, और वो जरूरी नहीं है कि एट्रोसिटी फील्ड एरियाज में ट्रैवल भी करते हो। तो नेताजी एक बहुत बड़े माध्यम थे उस वक्त इंडिया के, जो कि यूरोप में इंडियंस के बारे में बात कर रहे थे। जी शशांक। 1930 1933 में जब नेताजी गए भी यहाँ से इंडिया से, उन्होंने सी वॉच किया और वो यूरोप गए, तो उन्होंने खुद को एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन बॉन्डेज कहा भी था। ये टाइटल हम्म। उन्होंने खुद को खुद से दिया था। खैर, मैं इस बात को कहूँगा कि अगर हम देखें उस समय का ब्रिटेन भी, जिसको मतलब कि काफ़ी हम लोग लिबरल आज दिखाया जाता है कि जो एलाइज पावर थी वो काफ़ी लिबरल थी और एक्सेस पावर फैसिस्ट थी। लेकिन अगर हम उस समय के ब्रिटेन को भी देखें तो चर्चिल जो थे, वो कोई बहुत अच्छे आदमी नहीं थे। इंडिया के लिए तो वो डेविल से ज़्यादा ही थे, मतलब इंडिया के लिए वो बहुत ही बुरे थे। और ये फेमाइन ऑफ चीज़ दिखाई। बंगाल, फेमाइन ऑफ बंगाल में जितने लोगों की डेथ हो गई, शायद उतनी तो पॉपुलेशन नहीं थी कंट्रीज की, कई सारी हाँ, कंट्रीज की। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। अफ्रीका में जो ब्रिटिश पावर्स कर रही थी, मुझे लगता है सेंट्रल नॉर्थ अफ्रीका में, वो भी मतलब अफ्रीकन सोल्जर्स का यूज, इंडियन सोल्जर्स का यूज, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं मिलती है। कुछ रेजिमेंट्स को के लिए कुछ मॉन्यूमेंट्स बने, लेकिन कोई ऑफिशियल क्रेडिबिलिटी नहीं मिलती आज भी। वो किसी भी आप मतलब सबसे बड़ा आर्ट होता है फॉर्म, किसी भी चीज को क्रेडिट देने का, आज भी आप किसी आर्ट फॉर्म में इंडियन सोल्जर्स को नहीं देखेंगे। या शायद 1970 में एक मूवी आई थी सैम मेंडिस की, मैंने एक इंडियन सोल्जर को देखा था वर्ल्ड वॉर में। बट उसके अलावा तो मैंने अभी तक बहुत सारी सिनेमा में कई सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन मैंने इंडियन सोल्जर्स या कई सारे कंट्रीज के सोल्जर्स के बारे में, इवन लीव ब्रिटिश और ये अमेरिकन और ब्रिटिश को आप हटा दीजिए, क्योंकि मोस्टली मूवीज इन्हीं के डायरेक्टर्स बनाते हैं जो फेमस हैं।
बिल्कुल। मैंने कहीं भी एक क्रेडिबिलिटी नहीं देखी जो बाकी सोल्जर्स लड़े उनके लिए, और ये काफी बिल्कुल हाई लेवल पे पॉलिटिकली अफेक्ट किया था कई सारी कंट्रीज को। जैसे और जर्मनी से रेसिस्ट आज रेसिस्ट में सिर्फ आप जर्मन्स को रेसिस्ट नहीं कह सकते, रेसिस्ट तो रेसिस्ट तो पूरी ब्रिटिश ज्यादा ही थे जी वो जो जर्मन। जी कहा जाता है ना कि जो जीतता है वो अपने हिसाब से इतिहास लिखता है। इतिहास तो लिख बिल्कुल देता हम जो पढ़ रहे हैं वो जिसने जीता उसने अपने हिसाब से इतिहास लिखा है। लेकिन बिल्कुल। जैसा कि आप लोगों की बातों से जाहिर होता है, मैं वही दोहराना चाहूंगा कि नेताजी भी वही बिलीव करते थे कि जर्मनी इज आल्सो डूइंग व्हाट ब्रिटेन हैज ऑलरेडी डन। हम्म मतलब जर्मनी भी वही करेगा। वो जो है वो फैसिज्म जो है वो क्या है, वो वही है, वो कॉलोनीज बना रहा है, वो वही कर रहा है जो ब्रिटेन ने कर दिया, तो इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। अगर कायदे से डॉक्यूमेंटेशन हो जाए और सब चीज खोल के रखी जाए तो मेरे ख्याल से चर्चिल अकेला ही हिटलर की बराबरी कर लेगा, जितने लोगों को उसने मारा। और मारा और ओवरऑल प्लस अगर इतनी बातें जो होती हैं, मतलब चर्चिल के लोग आजकल के सोशल मीडिया युग के लोग उनके स्पीचेस को कोट करते हैं, पर क्या वो जानते हैं कि वो मतलब इंडियंस को किस तरह से भूखा नंगा समझते थे, जो किसी लायक नहीं समझते थे। आज बिल्कुल देखिए कि भाई उनका प्राइम मिनिस्टर ही इंडियन ओरिजिन का है। तो बिल्कुल। मतलब अच्छा इस तरह का इंसान। हम हाँ सॉरी, मैं फिर से टोक रहा हूँ, हम लोग काफी हाँ हम डिरेल कर काफी गए, वापस आते हैं, सॉरी। हाँ हम बिल्कुल। काफी डिटेल कर गए। तो इस तरह के माहौल में, इस तरह की विचारधाराओं के बीच में नेताजी उलझे हुए थे और उन्होंने फ्री ट्रेड सेंटर चलाया, आजाद हिंद रेडियो सेटअप हो चुका था। अब क्या हुआ कि एनबर्ग में जो है वो इंडियन पीओडब्ल्यूज मौजूद थे, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कैप्चर सॉरी वर्ल्ड वॉर के दौरान कैप्चर हुए थे। तो उनके साथ भाई हुआ कि भाई मिला जुला जाए, उनको अपने युद्ध में शामिल करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाए। तो जर्मन सोल्जर्स गए, आबिद हसन गए, काफी लोग गए, लेकिन फिर वो नहीं हो रहे थे। फिर एक दिन नेताजी ने जिद किया कि अब मैं जाऊंगा। वो गए और मैं मतलब जैसा कि दिखाते हैं कि भाई उनके प्रेजेंस से ही सब कुछ चेंज हो गया, ऐसा नहीं था। वहाँ काफी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स थे जिनको कोई लेना देना नहीं था और वो उनको अंदर घुसने भी नहीं दे रहे थे। और उनकी स्पीच के दौरान मतलब कई बार खांसी कर करके या बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई। फिर ये था कि अब नेताजी ऑफिशियली कैंप का इंस्पेक्शन करेंगे। तो काफी लोगों ने रोका कि मत करिए, क्योंकि लोग भड़के हुए हैं तो कुछ भी हो सकता है, माहौल बिगड़ सकता है। बट बोले नहीं, ये मेरे लोग हैं, मुझे उनके बीच में जाना है। तो उनकी इस बेबाक, इस निडरता को देखते हुए वहाँ के जितने भी लीजन सोल्जर्स थे उनका दिल पिघल गया। और एक्चुअली कुछ देर बाद जो लोगों को उम्मीद थी कि भाई लोग भड़केंगे, तो उल्टा ही हो गया और सुभाष बाबू की जय और गांधी जी की जय सुनने को मिला। तो ये बहुत ही एक रोचक किस्सा जो है आबिद हसन ने बताया। प्लस जर्मनी ने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा इंडिया के सामने। सात्विक, मैं यहाँ पे एक और किस्सा ऐड करना चाहूंगा कि जब नेताजी 10,000 पीओडब्ल्यूज थे, जिन पहले 40,000 को कैप्चर किया गया, जिसमें से 10,000 इंडियन पीओडब्ल्यूज थे, ठीक है, और उनको अलग कर दिया गया उनके ब्रिटिश ऑफिसर से और ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश सोल्जर से और ब्रिटिश ऑफिसर से। तो नेताजी जब गए वहां पे लोगों से मिलने, तो सभी लोग इनके खिलाफ थे, जैसा कि सात्विक ने बताया। तो कुछ को उन्होंने 1857 की बात की, जो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई थी, है ना, 1857 की उन्होंने बात की। तो उसमें से कुछ निकला है कि मेरे दादा लड़े थे, मेरे ये लड़े थे, तो उन्होंने उस तरह से उनको मोटिवेट किया। कुछ को किसी और तरह से किया। उसमें एक बड़ा रोचक वो आता है कि जो सिख सोल्जर्स थे, वो नमक की बात कर रहे थे कि हमने ब्रिटिश नमक खाया है, हमने ब्रिटिश ऑफिसर्स का नमक खाया है। तो नेताजी ने उनको मतलब कैसे वो किया, उन्होंने उनको भारत की बात की, फिर उन्होंने उनको मिट्टी की बात की, उन्होंने कहा कि उसका तुमने नमक खाया, बट उस मिट्टी में तुम खेले हो, और वो जो नमक भी है वो तुम्हारी ही, एक तरह से तुम्हारे ही देश से एक्सट्रैक्ट किया गया है, तुम्हारी ही मिट्टी से, तुम्हारे ही समुद्र से एक्सट्रैक्ट किया गया है। और ऐसे करके उन्होंने भारत देश, मिट्टी और आज़ादी, ये पूरा उनका एक उन्होंने सिस्टमेटिक बनाया। और जो सबसे टफ हो रहा था उनको मतलब अपनी तरफ लाना, सिख सोल्जर्स जो थे, उनको उन्होंने एक इस तरह से अपनी तरफ मोड़ा। तो ये भी एक वो है कि वो समझते थे कि किससे किस तरह से बात करनी है। ओवर टू यू सात्विक।
हाँ, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने विधान सुनाया, मैं इसी में ये विधान से एक बात बताना चाहूँगा जो थोड़ा-सा हम मुद्दे से फिर भटकेंगे। तो नेताजी जब यूरोप में पिछली बार गए थे 1930s में, तो उस समय ऑफ़िशियली वो अपना इलाज तो करवा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बुक लिखी थी, इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। तो उसमें उन्होंने 1857 को पहली लड़ाई के तौर पे कोट किया था, जो कि शुरू में लोग नहीं कोट करते थे, उन्होंने कोट किया था। ये और ये जो 1857 सॉरी ये मैं थोड़ा-सा करेक्शन करूँगा। 1857 को जो सबसे पहले जिन्होंने स्वतंत्रता मतलब कहा था ना आज़ादी की लड़ाई, वो शायद सावरकर थे। एक बार चेक करना जी, पड़ेगा जी। बट वो शायद सावरकर थे और उसको फिर अपनी बुक में नेताजी ने वो किया हाँ, था। नहीं, मेरा कहने का मतलब नहीं था कि वो पहले थे, मैंने कहा कि बहुत लोग कोट नहीं करते थे। बट अच्छा सॉरी, सॉरी। उन्होंने हाँ, उस सॉरी। चीज़ को कोट किया था कि इट वाज़ द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। उन्होंने इस जी, बात से एग्री किया था। और मतलब थोड़ा-सा और ये एक रोचक बात थी कि उसको जो टाइप करने में जो उनकी सेक्रेटरी थी, एमिली शेंकल वियना की, वो बाद में चल के उनकी वाइफ बनी। तो ख़ैर ये दूसरा किस्सा बिल्कुल। है, अब मुद्दे पे वापस आते हैं। तो जैसा कि वो इंडियन लीजन को कर चुके थे, अपने प्रभावित कर चुके थे, तो मतलब आबिद हसन और उनके मित्र गोपू वगैरह भी और स्टूडेंट्स वगैरह भी काफ़ी वॉलंटियर्स उसमें शामिल हो चुके थे। तो जर्मनी 2 प्रस्तावों के साथ आए थे इंडिया के पास कि या तो हम भाई अब लीजियन है तो कोई ना कोई रैंक देनी पड़ेगी ना, उनको मेजर बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो या तो भाई आप लोग रैंक डिसाइड कर लो, ठीक है? या तो हम सबको शुरुआत से रॉ ट्रेनिंग देते हैं, जो जिस हिसाब से परफॉर्म करेगा उस हिसाब से रैंकिंग बन जाएगी। अब नेताजी भारी कंफ्यूजन में पड़ गए कि भाई क्या किया जाए। अगर रॉ रैंकिंग बनेगी तो ऐसा ना हो कि ये हमारे मूवमेंट को और डिले कर दे इस ट्रेनिंग में, या हो सकता है ये थोड़ा ब्रिटिशर्स के साथ मिलके कहीं हमारे मूवमेंट को डिरेल ना कर दे। लेकिन फिर उन्होंने अपनी गट फीलिंग का फॉलो किया और उन्होंने कहा कि नहीं, रॉ रैंकिंग करो, देखते हैं क्या होता है। तो आबिद हसन और सबको काफी तरह की ट्रेनिंग दी गई। एनजी स्वामी जो कि गोपू थे, उनको एस्पियोनेज यानी कि स्पाई वगैरह की ट्रेनिंग दी गई। भगत राम तलवार, जिनका नाम हमने कोड नेम सिल्वर पढ़ा था, उनको पहले स्पाई बनने की ट्रेनिंग, पहला एजेंट वो यहाँ से बने। तो वो पहले एजेंट वो यहाँ से बने। और आबिद हसन जो थे, उन्होंने एक ट्रेनिंग के बारे में बताया था कि भाई उन्होंने जर्मन ऑफिसर्स ने उनको एक ड्रिल दी, जो पहला प्रमोशन टेस्ट था, कि भाई तुम्हारा फलना फलना 30 लोग हैं तुम्हारे अंडर, और उनको बता दी गई कि ये पोजीशन से यहाँ यहाँ एनिमी छुपा है, तो तुम अब अटैक प्लान बना के अटैक करो। तो वो सब उन्होंने प्लान बना के बोला ठीक है, हम अटैक करने को तैयार हैं। वो जैसे ही उनका टेस्ट चालू हुआ, तभी उन्होंने ऑफिसर ने बोला आबिद हसन के लिए, सॉरी, इस टेस्ट के पहले मुझे आपसे पूछना था कि उस पहले प्रमोशन टेस्ट में क्या आप दोनों गेस कर सकते हैं कि कितने लोग प्रमोट हुए होंगे इंडियन लीजन से? जो आप 15,000 की टुकड़ी बोल रहे हैं, उसमें से कितने लोगों को उन्होंने प्रमोट किया? मुझे नहीं आई थी। कोई एक मुझे भी रैंडम गेस, आइडिया कोई रैंडम गेस। 20-30 हुए होंगे। 0। सिद्धार्थ का जवाब सही है एक्चुअली, क्योंकि वाह! और इसी टेस्ट में मैं बताता हूँ कि कैसे वो मतलब आबिद हसन ने जैसे ही प्लान को स्टार्ट किया कि भाई ठीक है ऐसे से अटैक करो, तब तक में उनके ऑफिसर ने बोला कि तुम मर चुके हो। अच्छा। अब आबिद हसन के पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, किसी को उन्होंने डेलीगेट नहीं किया था कि भाई क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह से सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो गए। खैर बाद में आबिद हसन क्वालिफाई हुए। तो ये एक ड्रिल हुई, इस तरह की ट्रेनिंग्स हुई, रेडियो की ट्रेनिंग्स हुई, आज़ाद हिंद रेडियो सेटअप हुआ। अब सबसे बड़ी मुश्किलात जो सामने आती है, चूंकि आपने सिख सोल्जर्स की बात की थी और कुछ मुसलमान सोल्जर्स थे और मतलब कुछ ऊंची जाति के भी थे, तो आप जानते ही थे कि उस समय जाति धर्म कितना लोग मानते थे। तो बैरक्स की साफ सफाई लोग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय इंडिया में छोटी जाति को इस काबिल माना जाता था, तो लोग करने को तैयार नहीं थे। तो आबिद हसन और कुछ स्टूडेंट वॉलंटियर्स ने जब जबरदस्ती ये सब करना शुरू किया, तब लोग पीछे पीछे आए। तो खैर ये तो साफ सफाई की बात थी। खान पान में सिख सोल्जर्स जो है, 2 तरह के एक्चुअली मीट होते हैं, झटका मीट होता है और हलाल का आपने नाम सुना होगा।
हम डिटेल में नहीं जी। जाएंगे सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए। तो झटका मीट जो सिख सोल्जर्स प्रेफर करते थे, हलाल मुस्लिम सोल्जर्स, तो खाने के समय भाई 2 काउंटर बनते थे। अब पीस टाइम में तो ठीक है भाई, लेकिन वॉर टाइम में आप ज़रूरी तो नहीं कि आप 2 काउंटर्स बनाओगे। आप जहाँ बटालियन को लेके बैठे हो, आप काउंटर बनाओगे भी नहीं कि वो भी ज़रूरी नहीं है। तो उस केस में क्या किया जाए? तो काफ़ी सोच समझने के बाद क्या किया गया कि पहले तो 1 काउंटर बनाया गया, फिर 2 बर्तन किए गए, पीसेस की कैटेगरी एक ही की गई, बड़े-छोटे पीसेस कर दिए गए। इस तरह से कर दिया गया कि लोगों को भेदभाव पता नहीं चला कि कौन-सा झटका मीट है, कौन-सा हलाल मीट है। फिर जैसे ही लोग हैबिचुएट हो गए, तो फिर किसी कोई भी कुछ खाने को रेडी था और फिर चीज़ें आराम से, मतलब सब लोग इस चीज़ को फ़ॉलो करने लगे। लेकिन इसमें कुछ लोग थे जो स्टिल इस चीज़ को फ़ॉलो करने को रेडी नहीं हुए, तो उनको कुछ छुट्टी दी गई कि भाई जाओ तुम बाहर घूम-वूम के आओ। जब तक वो घूम-घाम के आए तब तक तो भाई 1 काउंटर बन चुका था, लोग एक थाली से खा रहे थे। तो इस तरह से इस समस्या से डील किया गया। फिर भाई हाँ, वो ये जो एक एक जो जर्मनी में भी एक ये आता है ना कि कैसे इनको एक उसमें बनाया जाए, मतलब एक रेजिमेंट में बनाया जाए या एक कॉमराडरी लाई जाए कि हम एक सेना हैं। उस तरह से जैसे तोड़ा हुआ था ब्रिटिशर्स ने, वैसे कैसे एक किया जाए। और जो उन्होंने बाद में कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये पूरी बात जो आई, ये इस मतलब ये इसी का एक पहलू था, इस तरह से उन्होंने किया इसको। जी, और इसके बाद जो सबसे बड़ी मेन बात है, इस घटना ने काफ़ी लोगों को इंस्पायर कर दिया। मतलब पहले क्या हुआ कि कुछ सिख सोल्जर्स ने वॉलंटियर किया कि भाई चलो साथ-साथ में ही प्रार्थना करते हैं। तुमको नमाज़ पढ़नी तुम नमाज़ पढ़ो, तुम राम का नाम लेना राम का नाम लो। हम गुरु की आराधना कर लेंगे। यहाँ तक ठीक था, लेकिन मोटिवेट होते-होते उन लोगों का ये हो गया कि भाई छोड़ो राम-वाम सब छोड़ो। हम एक स्लोगन बना लेते हैं, मालिक के नाम से एक कॉमन प्रेयर बोला करेंगे। आबिद हसन तो बड़े खुश हुए, उन्होंने सोचा नेताजी को सरप्राइज देंगे। तो जब उन्होंने नेताजी को इस बारे में बताया तो नेताजी एक्चुअली काफी दुखी हुए, क्योंकि उनका ये मानना था कि भाई जो पॉलिटिकल मूवमेंट है या जो इंडिया का स्ट्रगल है या इंडियन नेशनलिज्म की जो बात आती है, वो रिलीजन से ऊपर है, रिलीजन से बढ़ के है। तो आप उसको रिलीजन से मिक्स मत करिए, आप एक नेशनलिस्ट फीलिंग रखिए, क्योंकि अगर आप रिलीजन से उसको लिंक करेंगे तो ठीक है आज लोग जुड़ जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है उसी में कोई कुछ भेदभाव डाल के आपको तोड़ सकता है। जिसका साफ साफ उदाहरण है कि खिलाफत में गांधी जी ने सबको एक करने की कोशिश की कि चलो हिंदू मुस्लिम भाई भाई ऐसे ऐसे कर लेते हैं, लेकिन बाद में जिन्ना ने इसका जो दुरुपयोग किया आपके सामने है ये कि फिर क्या हुआ है। पार्टीशन का दर्द सबके सामने है। तो नेताजी की आप दूरदर्शिता को आप यहाँ पे देखिए कि उन्होंने कहा कि रिलीजन सबका प्राइवेट मैटर है, कौन किससे से पूजा करता है उसको डिक्टेट मत करो, उसको नेशनलिज्म से लिंक ही मत करो, उसको एक अलग भावना रहने दो। तब जो लोग जुड़ेंगे तो वो परमानेंटली जुड़े रहेंगे। फिर यहीं पे इसी सब स्ट्रगल्स के दौरान अ, आबिद हसन का खुद का एनकाउंटर है कि भाई वो सिख सोल्जर्स के साथ रहते थे, तो फिर हो जाता है दोस्ती दोस्ती में, वो भी कहने लगे सत श्री अकाल। लेकिन सिख सोल्जर्स को अजीब लगा, उन्होंने एक दिन बोल दिया उनके एक साथी गुरबचन सिंह ने कि आप तो बोल देते हो सत श्री अकाल, तो हमें भी लगता है कि हमें भी सलाम वालेकुम बोलना चाहिए आपको, लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा है, हम बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये एक आई ओपनर था कि भाई नेताजी ने कितना दूर का सोचा था कि ऐसा हम यूनाइट नहीं कर सकते रिलीजन के बल पे किसी को। तो फिर यहीं पे जाके जय हिंद का इजाद हुआ और फिर लोग एक दूसरे को जय हिंद से ग्रीट करने लगे, इंस्टेड ऑफ कि भाई ये बोलो ये बोलो ये बोलो, जय हिंद से एक दूसरे को ग्रीट करने लगे। तो इस तरह जो से आज तक चलता है। आज तक चलता है। मतलब नेहरू ने अपने हर भाषण के एंड में जय हिंद को रखा और आज तक लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। तो इस चीज की शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो ये सब बहुत ही रोचक घटनाएं जो हमें आबिद हसन के अकाउंट से पता चलती हैं कि इस बीच में घट रही थी। जो नेताजी थे वहाँ पे कुछ 2 साल के करीब बर्लिन में, जी। और अब हम उस समय पे आते हैं कि भाई ये तो जो इंडियन लीजेंड्स के साथ क्या हो रहा था वो तो अलग बात है, लेकिन नेताजी इस बीच में क्या कर रहे थे। नेताजी एक सपोर्ट भी ढूंढ रहे थे एक्सेस पावर से कि भाई उनको, जैसे कि आपने बताया था कि एक मिल जाए, एक सपोर्ट मिल जाए कि भाई कुछ हो सके। हिटलर फेस टू फेस आ नहीं रहा था, तो क्या किया जाए।
फरवरी 1942 में सिंगापुर कैप्चर हो गया तो उन्होंने देश को संबोधित किया। उसके बाद क्या किया जाए? तब तक में मई में फिर फाइनली हिटलर का एक झुकाव हुआ और वो नेताजी से मिलने को तैयार हुआ। तो शशांक आप अच्छा इस पे इस कुछ हाँ, मैं इस पे एक चीज़ पहले ये बताना चाहूँगा कि हिटलर का झुकाव क्यों हुआ? हिटलर का प्लान था कि पहले तो जब हिटलर ने यूएसएसआर पे हमला कर दिया, तो नेताजी बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि यार यूएसएसआर तो हमारा मतलब नेचुरल इंडिया का मतलब हमारा इन द सेंस एक्सिस पावर का नहीं जिसके थ्रू नेताजी का बट इंडिया का एक नेचुरल एलाय है क्योंकि नेताजी का रशियन रेवोल्यूशन से काफ़ी नेताजी प्रभावित थे। तो एक तो यहाँ पे वो मतलब कि नेताजी को काफ़ी झटका लगा। बट हिटलर का झुकाव इसलिए हुआ क्योंकि हिटलर का ये था कि हम यूएसएसआर से होते हुए अफगानिस्तान जाएंगे और अफगानिस्तान से इंडिया पे आएंगे। तो इसलिए हिटलर का झुकाव हुआ और नेताजी ये समझ रहे थे कि ये जो हिटलर का जो पूरा प्लान है वो काफी इविल है। बट उनको ये था कि यार हमें किसी भी देश की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है, किसी भी देश के इंटरनल पॉलिटिक्स में या उनकी इंटरनल आइडियोलॉजी के बारे में नहीं सोचना है। हमें अपने देश का भला करना है, हमें इंडिया को आज़ाद करना है क्योंकि जब तक इंडिया आज़ाद नहीं है इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। और मतलब उनका मकसद क्लियर था कि भाई हमें आज़ादी चाहिए भारत के लिए किसी भी तरीके से। ठीक है, तो एक तो ये था। बट उसके बाद जब हिटलर से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने 3 पॉइंट्स रखे हिटलर के सामने, है ना? मतलब उनका एक पूरा अब तो जो शेषर की बुक है जो नेताजी के नेफ्यू थे उनकी जो बुक है उसमें उन्होंने वो पूरा अकाउंट एक आ गया है कि नेताजी की और हिटलर की क्या बात हुई थी। काफी अपने आप को नेताजी ने उसमें डिग्निफाइड तरीके से कैरी किया है और उसमें नेताजी ने मेनली 3 पॉइंट्स पे बात की। पहला तो वो चाहते थे कि हिटलर जर्मनी, इटली, ऑलराइट? हिटलर इसलिए क्योंकि भाई जब हिटलर कहेगा वही जर्मनी में होता था बिकॉज़ जर्मनी में उस समय मतलब ये नहीं था कि सिस्टम ऑफ लॉ नहीं था। जर्मनी में लॉ ऑफ मैन था, ऑलराइट? जो हिटलर कहता था वही होता था। तो सबसे पहले तो नेताजी का ये था कि भाई जो 3 पॉइंट थे उसमें पहला ये था कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी करे जर्मनी और उसके बाद इटली, ऑलराइट? दूसरा ये था कि जर्मनी और जितनी भी एक्सेस पावर है वो इंडिया को आर्म्स प्रोवाइड करे और मॉनेटरी सपोर्ट करे इंडियन इंडिपेंडेंस को। और तीसरा पॉइंट ये था उन्होंने मीन कैंप के लिए जो कहा था मतलब हिटलर ने जो मीन कैंप में लिखा था उसके लिए उसने उन्होंने कहा कि आपने मीन कैंप में इंडिया के बारे में जो कहा है वो सही नहीं कहा और काफी खुल विरोध के किया था, उन्होंने इस बारे में। जी जी। काफी विरोध किया था इस बात का कि हाँ उन्होंने जिस हिसाब से इंडिया को वीक दिखाया है और कई सारी बातें लिखी हैं जो कि काफी एक्यूरेट थी हिटलर की आइडियोलॉजी के हिसाब से और हिटलर के क्योंकि एक्सपीरियंस कम था नहीं हिटलर को तो अबाउट इंडिया तो उन्होंने जो आइडियोलॉजी लिखी है इंडियंस के बारे में लिखा है मीन कैफ में उसका काफी विरोध किया था उन्होंने। जी, जी। बहुत खुल के कहा था कि मतलब ये नहीं कि हिटलर है, मैं उसकी कंट्री में हूँ और उन्होंने कहा भी था कि हिटलर जैसे सनकी लोग सिर्फ़ अपनी कहते हैं, दूसरे की सुनते नहीं हैं। तो हालाँकि मतलब उन्होंने बहुत खुल के कहा और उन्होंने कहा भी कि आप एक स्टेटमेंट जारी करें कि और अपने स्टैंड को इंडिया और इंडियंस के खिलाफ के बारे में जो आपका स्टैंड है उसको क्लैरिफ़ाई करें। हालाँकि हिटलर ऑब्वियसली इंडिया को काफ़ी रेसिस्ट था और इंडिया को मतलब फेवरेबल दृष्टि से नहीं देखता था, नीची नज़रों से ही देखता था, तो उसने इसको कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया। इसमें अच्छी बात ये हुई कि नेताजी भी चाहते थे कि वो जर्मनी जाए, सॉरी जर्मनी से निकल के जापान जाए और हिटलर भी ने भी उन्हें यही सजेस्ट किया कि आप जापान जाएं और वहां अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। और वहां पे हिटलर ने नेताजी को सुझाया कि आप किस तरह से जापान जाए। पहले नेताजी का ये था कि वो बाय एयर जाएंगे बट हिटलर ने कहा बाय एयर सेफ नहीं है तो आप सी रूट से जाएं और उन्होंने उनको रास्ता भी दिखाया कि ये रास्ता है, इस मतलब एक पूरा मैप ड्रॉ किया कि इधर ऐसे आप जाएं। और उसके बाद उस जाने में काफी उन्हें डिले हो गया और
उधर जापान ने भी काफी अच्छा गेन कर लिया था ब्रिटिश के खिलाफ, और नेताजी काफी परेशान थे क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट भी शुरू हो गया था। तो उनका ये था कि इस समय उनको ईस्ट एशिया में होना चाहिए था, बट वो रह नहीं पाए, और उन्होंने फिर प्लान बनाया कि मैं बाई एयर जाऊंगा, बट वो भी कैंसिल करना पड़ा कुछ वजहों से, और फाइनली वो फिर बाई सी गए। तो यहाँ पे देश नायक का जो सफर है लगभग लगभग 2 साल का, 2 साल से कुछ कम, 1-2 महीने कम का, ये जर्मनी का जो सफर है उनका, वो यहाँ पे एंड होता है। कंक्लूडिंग रिमार्क करते हैं और फिर इसको फिनिश करते हैं, अगर किसी को कुछ ऐड नहीं करना तो। मैं बस थोड़ा सा ही आपके विवरण में बताना चाहूंगा कि जो 3 बातें बिल्कुल। आपने कही, तो पहली बात पे जो है कि एक्सेस पावर्स उनका सपोर्ट करें, तो उस बात पे लोग अग्री नहीं कर पाए थे, क्योंकि भाई जर्मनी मतलब जापान और इटली तो तैयार थे मई में ही उनको सपोर्ट देने के लिए, और रिबेनट्रॉप ने भी हिटलर को पुश किया था, लेकिन हिटलर अपनी मर्जी की करता था, तो वो तो रेडी नहीं हुआ इस चीज के लिए कि हम सपोर्ट करें, क्योंकि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया उसके लिए कुछ भी नहीं था, वहां अपनी आर्मी भेज के भी उसको कोई फायदा नहीं था, तो एक तरह से वो फंस ही जाता। और बाकी दूसरे पॉइंट पे हाँ उसने एग्री किया, जैसे आपने बताया वो सी रूट से भेजने को तैयार भी था। और यू बोट की बात की, यू बोट एक सबमरीन होती है, और पहले विश्व युद्ध में काफी फायदा पहुंचाया था जर्मनी को उसने, तो उससे जाने की बात हुई। और क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे आपने जिक्र किया, तो वही जुलाई में क्विट इंडिया मूवमेंट छिड़ चुका था। नेताजी ने भी संबोधित किया लोगों को अपने आजाद हिंद रेडियो से, लेकिन उनको लगा कि मुझे वहां होना चाहिए, तो उस डेस्परेशन में वो अक्टूबर में निकलने का उन्होंने सोचा, पर इटालियन एयरपोर्ट से एक लीक हो गया और फिर वो आगे बढ़ नहीं पाए, वो बाई एयर जा नहीं पाए। और फाइनली जो मेन काम वाली जो आपकी बात है, नेताजी ने अपनी बात एकदम बोल्डली रखी कि भाई मैं इससे सहमत नहीं होता हूँ और आप एक फॉर्मल स्टेटमेंट दें, बट हिटलर हिटलर था, तो वो तो अग्री नहीं किया। और फाइनली फरवरी 1943 में नेताजी और आबिद हसन इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बीच में एंड में जो जब अक्टूबर से फरवरी का जो समय है, जिस बीच नेताजी काफी परेशान चल रहे थे, पर्सनल लेवल पे उन्होंने फिर शादी के बंधन में बंध जाने का एक फैसला किया और एमिली शेंकर से उन्होंने शादी की, जो कि फिर से हिटलर को के साथ आंख में आंख देखकर बात करने वाली बात थी कि भाई तुम्हारी ये पॉलिसी है इंटररेशियल मैरिजेस की, लेकिन मैं स्टिल इसको नहीं मानता हूँ। और उन्होंने शादी की और उनको उस समय एक बेटी भी पैदा हुई जिसका नाम अनीता बोस रखा गया। तो ये काफी हद तक ये 2 साल तक का उनका ये सफर रहा है। जबकि देश नायक जी को ये भी कहा गया था कि आप शादी ना करें क्योंकि आपको जर्मनी से सपोर्ट चाहिए, और हिटलर बिल्कुल खिलाफ है कि किसी वाइट की शादी किसी भी नॉन वाइट से हो, तो ये ना करें आप। बट नेताजी नेताजी थे, और करेज की कोई कमी नहीं थी वहाँ। कोई कमी नहीं थी, आंख में आंख देख के चुनौती देने वाली बात थी कि मैं तो ये करूंगा, बिल्कुल। अब तुम चाहे जो समझो। बिल्कुल। तो लेट्स कंक्लूड दिस। ऑलराइट। सिद्धार्थ, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। क्लोजिंग रिमार्क्स मेनली बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट था ये, नेताजी का जर्मनी में होना। इससे एक इंटरनेशनल स्कोप मिला था फ्रीडम को। सिर्फ जर्मन लोग सिर्फ जर्मनी की बात करते हैं, कहते हैं कि वो हिटलर से मदद मांगने गए थे। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इवन साइगॉन सिंगापुर में जापान, और मेनली तो वो जापानीज के सबसे करीब माने गए थे एंड में, जापान, जर्मनी, इवन जर्मनी के आसपास जितनी भी कंट्रीज थी, यूएसएसआर, और जिस जो रास्ता उन्होंने पकड़ा था वहां जाने के लिए, इवन इटली, और जो उनके पास वीजा था, ये सारी न्यूज, ये यहाँ से होके एक न्यूज गई थी कि एक इंटरनेशनल लीडर है जो इंटरनेशनल फ्रीडम के लिए शुरू कर रहा है। शायद इसी के एक अंजाम था कि आजाद हिंद गवर्नमेंट अंडमान निकोबार में बनाई गई, जो कि पहली आजाद गवर्नमेंट थी इंडिया की, जिसके बारे में भी लोग बहुत कम जानते हैं। हम शायद आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट उनका जो मूवमेंट था, जो कि जर्मनी से होके गुजरा था। सो वन ऑफ द बिगेस्ट
फ्रीडम स्पार्क जो यहाँ से हम शुरू किया था उन्होंने, और इंटरनेशनल एलाइज का सपोर्ट पाने के लिए बहुत ज़रूरी था। सात्विक? नेताजी ने यहाँ प्योर, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि प्रैक्टिकलिटी शो की उन्होंने। तो जापान के जिसके वो करीबी कहे गए, जैसे सिद्धार्थ ने कोट किया है, तो 1930 के दौरान जापान ने चाइना में काफी एग्रेशन किया था, जिसका नेताजी ने खुले में विरोध किया इस नीति का। स्टिल वो इतने प्रैग्मेटिक थे कि भाई मुझे अभी ये हेल्प मिल रही है यहाँ से, मुझे हेल्प लेनी है। मैं ये द्वितीय विश्व युद्ध का जो अभी माहौल छिड़ा हुआ है इसको गंवाना नहीं चाहता हूँ। और अगर मुझे जो तो लगता है कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हम आजाद नहीं हुए होते, क्योंकि जो प्रेशर पड़ा है इंटरनेशनल कम्युनिटी का उस बात से, वो हमारी आजादी की लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो नेताजी की दूरदर्शिता हमें यहाँ दिखती है, रिलीजन के मामले में, नेशनलिज्म के मामले में, फिर उनके पॉलिसीज के मामले में। तो ये चीजें लोगों को जानना बेहद जरूरी है। आप मूवी देखते हैं लेकिन उसके पीछे की कहानी यहाँ पे होती है, जर्मनी के अंदर। बाद में जापान में जो हुआ या आगे जो हुआ वो एक इतिहास है, लेकिन उसके पीछे क्या हुआ, स्टॉर्म कैसे बाहर आया, वो जानना बेहद जरूरी है। और ये जर्मनी की घटना से हमें पता लगता है उसका। बिल्कुल। और बात ये भी ना कि जैसे कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर नेताजी कामयाब हो जाते तो भारत जर्मनी का एक पिछलग्गू बन जाता, बट ऐसा है नहीं। अगर ये एपिसोड अलग से करने का हमारा पहले ऐसा विचार था कि हम जर्मनी और जापान दोनों की ही स्टोरी, जो दोनों में जो नेताजी ने किया, जो देश नायक जी ने किया, उसको इसी एपिसोड में ले। बट ये अलग अलग करने का एक और मकसद ये भी है कि ये भी साबित करना कि नेताजी ने कभी भी हिटलर से मदद ली, बट कभी भी उसका पिछलग्गू बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में, जहाँ पे उनको हिटलर हिटलर की मदद चाहिए थी, वहां उससे मदद मांगी। और मदद भी क्या, उन्होंने एडवाइस मांगी। उन्होंने हिटलर से जो कहा, जो मैंने बताया कि शिशिर ने की बुक में, जो उनके भतीजे थे उनकी बुक में अब वो एग्जर्प्ट है कि क्या नेताजी और हिटलर की बात हुई। उसको अगर आप कभी पढ़ें तो उसके एनेक्स्चर में ये है। उसको अभी आप अगर कभी आप पढ़ें तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप भी एक क्रांतिकारी हैं, मैं भी एक क्रांतिकारी हूँ, मैं आपसे एडवाइस मांगना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी एक क्रांति जो है एक अंजाम पे पहुंच गई। और उन्होंने जो भारत के बारे में, हिटलर के सोच थी उसके बारे में भी बहुत खुल के अपनी बात कही, और साफ कहा कि आप गलत हैं और आपको एक स्टेटमेंट देना चाहिए अपनी बात को क्लैरिफाई करने। तो ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि नेताजी अपनी बात को, उनको ये एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि मुझे इनसे हेल्प चाहिए, मुझे इनसे एडवाइस चाहिए, बट मैं इनसे कम नहीं हूँ या मैं इनके सामने झुकूंगा नहीं। तो हाँ ऐसा नहीं कि भारत पिछलग्गू बन जाता, भारत एक स्ट्रांग नेशन ही होता। और मुझे लगता है कि जैसे नेताजी एक स्ट्रांग लीडर थे, और एक स्ट्रांग लीडर देश को स्ट्रांग ही बनाता। तो एक तो हमारा मकसद ये भी था इस एपिसोड को अलग करने में। और हाँ सात्विक, आप अपनी बात बोलो, फिर हाँ मैं खत्म हाँ, मैं करता हूँ। ये कह रहा था कि जैसे शशांक आप बता रहे थे, तो वो मदद लेने ही गए थे, झुकने नहीं गए थे। झुकने और नहीं इस गए थे, बात बिल्कुल। का साफ उदाहरण है कि 1942 में जो हिटलर तैयार नहीं हुआ था फुल फॉर्मल सपोर्ट देने के लिए। तो ये जापान की घटना में भी हम कहेंगे इस बात के बारे में, लेकिन अभी भी बताना चाहूंगा लोगों को कि 43 में जब हुकूमत हिंद बना वहां पे जापान में जाके, सिंगापुर में जाके, तो उस समय जो सिग्नेटरी कंट्रीज थी तो उसमें जर्मनी भी शामिल था। बिल्कुल। तो अगर झुकने वाली बात होती तो 42 में ही हिटलर उसके सामने झुक के नेताजी ने मनवा लिया होता, लेकिन वो अपनी बात रखे, उस पे अड़े रहे। तो खाम उसका उनको फायदा ये हुआ कि 43 में जर्मनी अपने आप सिग्नेटरी बना, नेताजी को कुछ नहीं करना पड़ा उसमें। नेताजी ने ये नहीं कहा ना कि भाई आप हमारी मदद करें, फिर आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। नेताजी का ये था कि भाई हमारी अपनी डिग्निटी है, हमारी अपनी एक पहचान है। और हम अभी जर्मनी में बात करेंगे, जर्मनी में जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया, तो ये बात और क्लियर होगी कि वो कभी भी झुकने को या कभी भी समझौता करने के लिए नहीं तैयार थे। और हम आज़ाद हिंद फौज की, या जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट उन्होंने बनाई, उसके भी कंस्ट्रक्ट के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, तो उसमें भी ये क्लियर होगा।
तो इसीलिए नेताजी के लिए इसीलिए हिटलर ने उनको नेताजी नाम से संबोधित किया। बिल्कुल। और नेताजी जो आज हम सुनते हैं वो हिटलर का ही दिया हुआ है। तो उनके इसी सब गुणों के कारण वो झुकने नहीं गए थे, मदद लेने गए थे, और जो उन्हें मिली उसका उपयोग किया, नहीं मिली तो वो आगे बढ़ गए। वो दुख में बैठे रहने वाले नहीं थे। तो इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। नेताजी इकलौते ऐसे नेशनलिस्ट थे जिन्होंने ब्रिटिश राज को, जो कि सबसे बड़ी ताकत थी उस समय, उसको युद्ध के मैदान में चुनौती दी। और मेरे हिसाब से अगर मुझे किसी को सजेस्ट करना हो तो हमें अपने सारे फाउंडिंग फादर्स के बारे में पढ़ना चाहिए, चाहे आप उनकी आइडियोलॉजी से मतलब इत्तेफाक रखते हो या ना रखते हो, बट आपको पढ़ना जरूर चाहिए। और उसमें अगर आप सबको नहीं पढ़ सकते, कुछ को पढ़ सकते हैं, तो मैं ये सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप नेताजी के बारे में जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं जरूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।